वर्कशॉप्स में जाकर काम सीखता रहा ताकि इस सारे नॉलेज की मदद से वो एक ऐसा पिस्टन रिंग बनाने में कामयाब हो जाए जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। अपने सारे नॉलेज को यकजा करके होंडा ने दोबारा से एक नया पिस्टन बनाया और इस मर्तबा होंडा को मिले इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। इस पिस्टन का डिजाइन भी शानदार था और साथ में ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के तमाम टेस्ट भी पास कर गया। इस पिस्टन की डिमांड के ऑर्डर्स होंडा को पूरे जापान में से मौसूल होना शुरू हो गए। ये ऑर्डर्स इतने ज्यादा थे कि इनको पूरा करने के लिए होंडा को अपनी कंपनी में 2000 लोगों को भर्ती करना पड़ा। होंडा के लिए सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था कि जापान 1941 में पैसिफिक वॉर में कूद पड़ा। इस जंग का होंडा को नुकसान ये हुआ कि उसकी कंपनी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के अंडर चली गई। होंडा की कंपनी की 45% इक्विटी टोयोटा मोटर्स ने खरीद ली। साथ ही होंडा को अपनी ही कंपनी में प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इसी के साथ साथ होंडा की कंपनी के कई मुलाजमीन ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब उन्हें कंपनी में नहीं जाकर जंग में हिस्सा लेना था। 1944 में जापान शिकस्त के बिल्कुल करीब था। जापानीज नेशन ये जंग हार चुकी थी और ये सबको मालूम था। हमामात्सु के ऊपर दुश्मनों की शदीद बमबारी जारी थी और इसी बमबारमेंट का निशाना होंडा की कंपनी भी बन गई। होंडा की कंपनी बमबारमेंट की वजह से राख का ढेर बन गई। इसके बाद आया जापान में नानकाई अर्थक्वेक। होंडा की कंपनी का जो कुछ बचा कुचा था वो इस जल्जले की नजर हो गया। 1945 में जापान ने जंग में सरेंडर कर दिया, लेकिन बाय दैट टाइम होंडा की कंपनी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी थी और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जंग खत्म हुई तो होंडा ने अपनी कंपनी का बचा कुचा तमाम तर एसेट्स टोयोटा कंपनी के हाथों फरोख्त कर दिया। इस डील के नतीजे में होंडा को जो रकम मिली वो थी 4,50,000 येन। अब जंग की वजह से जापान और जापानी अवाम की हालतें काफी ज्यादा पतली हो चुकी थीं। ना कुछ खाने को था, ना कुछ पहनने को, ना ही कुछ शेल्टर के नाम पर इस कौम के पास था। होंडा की अपनी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं था कि वो अपनी गाड़ी निकाल कर मार्केट जाए और अपनी फैमिली के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीद सके। उन्हीं दिनों होंडा के हाथ में लगा एक जनरेटर इंजन। ये इंजन मिल्कियत था जापान की इंपीरियल आर्मी के। ये इंजन जंग के दौरान वायरलेस रेडियो को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस इंजन के डिजाइन ने होंडा को काफी ज्यादा फैसिनेट किया। इस इंजन को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद होंडा के जहन में आया एक आइडिया। वो आइडिया ये था कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल के ऊपर नस्ब करके देखा जाए कि ये कैसे काम करता है। उन जमानों में साइकिल के ऊपर इंजन लगाकर उसे दौड़ाना यूरोप में काफी ज्यादा आम हो रहा था, लेकिन जापान में ये टेक्निक बिल्कुल नई थी। 1946 में होंडा ने अपने इस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अपने कोल्ड वेयर हाउस में होंडा ने बुनियाद रखी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इस जगह पर बैठकर होंडा सिर्फ मोटर बाइक्स का एक नया डिजाइन बनाने के बारे में सोचना शुरू हो गया। इस आइडिया में होंडा के साथ 12 और लोग शामिल हो गए। दिन रात एक करने के बाद बिल आखिर इन लोगों ने एक ऐसी साइकिल का डिजाइन इजाद कर लिया कि जिसके ऊपर एक छोटा सा इंजन भी नस्ब था और इस साइकिल के स्पेयर पार्ट्स होंडा ने खुद डिजाइन किए थे। ये साइकिल चूंकि कीमत में सस्ती थी लिहाजा ये धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो गई। अब होंडा चूंकि इन साइकिल्स पर लगाता था सेकंड हैंड इंजन, तो ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा के पास सेकंड हैंड इंजन की कमी हो गई। अब होंडा के पास ऑर्डर्स को पूरा करने का सिर्फ एक सोल्यूशन था कि उसे अपना एक अलग से नया इंजन इजाद करना था। 1947 में होंडा ने टाइप ए इंजन बना लिया। ये वो टाइम था जब किसी भी मशीन के ऊपर होंडा कंपनी का मोनोग्राम पहली मर्तबा छपा। 1948 में होंडा ने होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। इनिशियली ये कंपनी सस्ते मोटर बाइक्स बनाया करती थी ताकि जापानीज वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। अब सुचेरो को चाहिए थे ज्यादा पैसे ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके। पैसों की इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए होंडा ने पूरे जापान के 18,000 बाइसाइकिल शॉप ओनर्स को ओपन लेटर लिखा। इन 18,000 में से 3,000 शॉप ओनर्स ने होंडा को वापस मुस्बत रिप्लाई भी दिया। इन 3,000 शॉप ओनर्स ने होंडा को पैसे भी दिए और इन पैसों की मदद से होंडा ने अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर दिया। अगले ही साल होंडा कंपनी ने एक फुल फ्लैज मोटर बाइक तैयार करके मार्केट में उतार दिया। इस मोटर बाइक का नाम था मॉडल डी। मॉडल डी मोटर बाइक को ज्यादा लोगों ने नहीं खरीदा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये मोटर बाइक एक तो काफी ज्यादा बड़ा था और काफी ज्यादा वजनी
था। इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए होंडा ने दोबारा से मोटर बाइक के एक नए डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब होंडा बनाना चाहता था एक ऐसा मोटर बाइक जो कि साइज में भी छोटा हो और वजन में भी लाइट हो। ये नया मोटर बाइक डिजाइन करने में होंडा को लगे 3 साल। इस नए मोटर बाइक वेरिएंट का नाम रखा गया द सुपर कब। ये मोटर बाइक पूरे जापान में एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ। ये मोटर बाइक इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसकी शोहरत जापान के शाही खानदान तक जा पहुंची और उन्होंने भी इस मोटर बाइक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मौके पर होंडा को मिला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जिसका नाम था टाकियो फुजिसावा। टाकियो ने ना सिर्फ होंडा को दिया कैपिटल बल्कि साथ में होंडा को दी बिजनेस स्ट्रेटेजीज। इस बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से होंडा कंपनी का द सुपर कब जापान से निकलकर सीधा यूएस में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। 1958 में द सुपर कब अमेरिका के अंदर लैंड होता है। इस मोटर बाइक की अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस थी सिर्फ $295। अमेरिका के अंदर भी इस मोटरसाइकिल की फरोख्त एक इंस्टेंट हिट साबित हुई क्योंकि ये मोटर बाइक बाकी तमाम मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स के नतीजे में काफी ज्यादा सस्ता था। अमेरिकन अवाम ने भी ये मोटर बाइक धड़ाधड़ खरीदा। इसके बाद होंडा ने अपने मोटर बाइक्स को रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर भी उतारना शुरू कर दिया। होंडा की बनाई हुई स्पोर्ट्स बाइक्स ने दुनिया भर की रेसिंग चैंपियनशिप्स को जीतना शुरू कर दिया। इन फतूहात की वजह से होंडा का नाम पूरी दुनिया में गूंजना शुरू हो गया। 1960 यानी कि 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन गई। मोटरसाइकिल्स की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद अब होंडा एक मर्तबा फिर सोचना शुरू हुआ कार्स की दुनिया की तरफ। एक बेहतरीन किस्म की कार बनाने का ख्वाब तो वो 8 साल की उम्र से देख रहा था। अपना ये ख्वाब वो कैसे अधूरा छोड़ देता। होंडा को कई लोगों ने मशवरा दिया कि जापान में ऑलरेडी निसान, टोयोटा और दूसरी कई कंपनीज हैं जो कि गाड़ियां बना भी रही हैं और उनकी गाड़ियां जापान में चल भी रही हैं। जापान को कार के एक नए ब्रांड की कोई जरूरत नहीं। लेकिन होंडा ने इस किस्म की किसी भी बात के ऊपर कोई कान नहीं धरे। 1963 में बिल आखिर होंडा कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी मार्केट में उतारी। ये थी T360 मिनी ट्रक। ये ट्रक जापान के अंदर कुछ ज्यादा हिट साबित नहीं हुआ। इसके बाद होंडा कंपनी ने अपनी एक 2 डोर स्पेशल किस्म की स्पोर्ट्स कार बनाई लेकिन वो भी कुछ ज्यादा हिट साबित नहीं हुई। इस स्पोर्ट्स कार के तो सिर्फ 1300 ही वेरिएंट तैयार किए गए। इन गाड़ियों के नाकाम होने के बावजूद होंडा ने हार नहीं मानी। अब होंडा ने दोबारा से रुख किया रेसिंग ट्रैक्स की तरफ। होंडा कंपनी ने बनानी शुरू की स्पोर्ट्स कार्स। होंडा की स्पोर्ट्स कार्स इंस्टेंट हिट साबित तो हुई। इन गाड़ियों ने कई मेजर चैंपियनशिप्स भी जीती लेकिन ये गाड़ियां आम रोड पर दौड़ाने के काबिल नहीं थीं। एक आम आदमी को जिस किस्म की गाड़ी चाहिए थी अभी तक उस किस्म की गाड़ी होंडा कंपनी नहीं बना पाई थी। ये देखते हुए होंडा ने स्पोर्ट्स ट्रैक से ली लीव और अपनी सारी कंसंट्रेशन लगा दी एक ऐसी आम गाड़ी बनाने में जो कि जापान की आम मार्केट को कैप्चर कर सके। 1972 में होंडा कंपनी ने लॉन्च की होंडा सिविक। होंडा सिविक ने ऑटोमोबाइल्स की मार्केट में कोहराम बर्पा कर दिया। ये गाड़ी जापान क्या पूरी दुनिया में ही इंस्टेंट हिट साबित हुई। ये गाड़ी चूंकि अपने CVCC मॉड्यूल की वजह से पेट्रोल कम खाती थी, इसकी माइलेज काफी ज्यादा अच्छी थी और 70s में चूंकि पूरी दुनिया खास तौर पर यूरोप और अमेरिका फ्यूल शॉर्टेज का बुरे तरीके से शिकार थे, लिहाजा आम पब्लिक के बीच में ये कम पेट्रोल खाकर ज्यादा चलने वाली गाड़ी एक नेमत से कम नहीं थी। होंडा ने अपनी गाड़ी होंडा सिविक में ही दिया कैटालिटिक कन्वर्टर जिसकी वजह से पोल्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा काबू पाने में आसानी हो गई। अब ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में होंडा कंपनी के पैर जम चुके थे। होंडा सिविक के बाद होंडा कंपनी का अगला गेम चेंजर था होंडा एकॉर्ड। होंडा एकॉर्ड चलने में, फ्यूल कंजप्शन में और बाकी तमाम मैकेनिक्स में बिल्कुल होंडा सिविक के जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि होंडा एकॉर्ड होंडा सिविक की तरह हैचबैक नहीं थी। ये सेडान गाड़ी थी, ये बड़ी गाड़ी थी, इसकी स्पेस ज्यादा थी, तो आम पब्लिक के बीच में ये गाड़ी भी हिट साबित हुई। अपनी क्वालिटी, स्पेस और डिजाइन की वजह से होंडा एकॉर्ड ऑटोमोबाइल्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। 1980 की दिहाई का जब आगाज होता है तो होंडा कंपनी जापान के अंदर गाड़ियां बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और जब ये दिहाई खत्म हुई यानी कि 10 साल के अंदर अंदर होंडा कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाली तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। सुचेरो होंडा ने 1973 में होंडा कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को सुचेरो होंडा इस जहाने फानी से कूच कर गया। आज सुचेरो होंडा की ये कंपनी जहाज भी बनाती है,
है, मोटर बोट्स के इंजन भी बनाती है,